Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स का डेट आ चुका है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों के लिए 38 वीडियोज़ का एक सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें 38 अलग अलग जीके जीएस के सेट करवाए जाएंगे। इसमें जीके जीएस के चुनिंदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। यह सेट 2016 एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए सेट्स पर आधारित होंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वह है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस, ठीक है, जीके जीएस का स्टेज फर्स्ट का, ठीक है। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस सही समय पर मिलती रहे। चलिए हम लोग हमारे वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का जो सेट है उसका, कि रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो वह किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका आंसर है 1919, मतलब 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। आंसर इज ए। तो इसमें आया है एक वर्ड रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट है क्या, जिससे कि हमें क्वेश्चन याद रह जाए, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में लाया गया था। यह कानून भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का जो सरकारी नाम है वह है द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है। इतना हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह है कि दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वह कहाँ स्थित है। कहाँ का? दाम्बुला का, भारत का नहीं, कहाँ का? दाम्बुला का। तो दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वह है स्थित आपको श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम लोग जानते हैं कि दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है इसके बारे में जानते हैं। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर को दाम्बुला का गुफा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो है 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यह श्रीलंका के मटारे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दाम्बुला लगभग 150 किलोमीटर दूर कोलंबो से स्थित है, ठीक है। इस गुफा में लगभग बुद्ध की 153 मूर्तियां हैं और पेंटिंग्स है, और विष्णु और गणेश की भी मूर्तियां हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी जान लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सम्राट अशोक जो थे वह किसके पुत्र थे? वह थे बिंदुसार के पुत्र। किसके? बिंदुसार के पुत्र। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। आवर आंसर इज बी, ठीक है। हम लोग सम्राट अशोक की बात हुई है तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सम्राट अशोक जो थे उनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान में पटना बिहार में है, ठीक है। उनकी शासन अवधि लगभग 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थी। वह बिंदुसार के पुत्र थे, जैसा कि मैंने बताया। उनके माता का जो नाम था सुभद्रांगी, ठीक है। अशोक ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद राजवंश 50 वर्षों तक, मौर्य राजवंश जो था वह 50 वर्षों तक चला था, ठीक है। यह सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं मौर्य वंश के। अब
जो हमारा आंसर है उसमें आया है बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि जो बिंदुसार थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनका जन्म 298 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, इन्हें बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से कुछ नाम है अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार आदि, ये नामों से इनको जाना जाता था। इन्होंने लगभग 28 वर्ष, ठीक है, लगभग 28 वर्ष तक मौर्य वंश पर शासन किया था। उसके बाद उनका 272 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी जान लिया इस क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। वह क्या है देखते हैं। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है किस नाम से जाना जाता है। थार से सटा हुआ मरुस्थल, ठीक है, संलग्न मतलब होता है सटा हुआ, वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो थार का जो मरुस्थल है सटा हुआ वह है चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। तो हमारा आंसर क्या है, डी। ठीक है, चोलिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसे जो है स्थानीय भाषा में पाकिस्तान में रोही भी कहते हैं। चोलिस्तान का दूसरा नाम क्या है, रोही। ठीक है, यह पाकिस्तान, पंजाब, भारत व सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ है। यह एक अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ हकरा नदी का सूखा हुआ प्राचीन मार्ग था। ठीक है, यह जो मरुस्थल है यहाँ से पहले कभी एक नदी बहती थी जिसका नाम था हकरा नदी। ठीक है, तो ये उसी का सूखा मार्ग जो बच गया है वो अब बन गया है मरुस्थल, जिसका नाम पड़ गया क्या, चोलिस्तान। ठीक है, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से खंडर मिलते हैं। यहाँ जो है एक देरावर किला भी है, जो कि क्या कहते हैं, राय जज्जा भट्टी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। यह फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा इनफैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार सुना हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को जैसा पता है कि क्या होता है, 1498। ठीक है, मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वैसे तो आप लोग बहुत जानकार हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा वास्को डी गामा के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो वास्को डी गामा थे वह थे कौन। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि वास्को डी गामा कोई यात्री नहीं था। ठीक है, वह यात्रा करने नहीं आया था भारत, वो ना ही उसने भारत की खोज की थी। भारत तो पहले से था, वह पहली बार आया था भारत में। लेकिन वह जो था एक पुर्तगाली लुटेरा था। ठीक है, वो कौन था, एक पुर्तगाली लुटेरा था जो 1498 ईस्वी में भारत को लूटने आया था। वह एक क्या था, वह एक लुटेरा था। ठीक है, समझ गए। उसका जन्म जो है लगभग 1460 ईस्वी में माना जाता है कि पुर्तगाल में हुआ था, और उसकी मृत्यु 1524 ईस्वी के आसपास भारत में ही केरल के कोच्चि में हो गई थी। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज जिसने की थी उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन होता क्या है। पेनिसिलिन जो है इसको पीसीएन भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक एंटीबायोटिक है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम नामक फंगी से हुई है। ठीक है, एक फंगी होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम, तो उसी से इसकी उत्पत्ति की गई है। इसका इसका उपयोग सिफिलिस एवं स्टाफिलोकोकस के संक्रमण में किया जाता है। इसका जो उपयोग है 2 बीमारियों के में किया गया था पहली बार। कौन कौन सा, सिफिलिस और स्टाफिलोकोकस। ठीक है, इसकी खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया है। ठीक है, 1928 में उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब देखिए वे जो थे स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वे स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक और औषधि निर्माता थे।
उन्हें 1945 में पेंसिलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1928 में उन्होंने खोज कर ली थी पेंसिलिन की, लेकिन मिला कब? 1945 में उनको नोबेल मिला था। ठीक है, काफ़ी जान लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमारा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 मार्च, यानी कि बी आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि विश्व क्षय रोग दिवस, कुछ लोगों को हिंदी समझ नहीं आया होगा तो उन लोगों के लिए बता दूं कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, मतलब वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक, ट्यूबरक्लोसिस डे। यह हर साल जो है 24 मार्च को टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने एवं इसे ख़त्म करने के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल मतलब कि 2020 में विश्व क्षय रोग दिवस का जो थीम था वो क्या था? उसका थीम था इट्स टाइम टू एंड टीबी। ठीक, इट्स टाइम टू एंड टीबी, यह इस साल का थीम था। ठीक है, चलते हैं अब लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो देख लेते हैं हम लोग कि बंगाल के शोक के रूप में किसे किसे जाना जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है? महानदी, हुगली, दामोदर और सोन। तो जो नदी है जिसे बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है वह है दामोदर नदी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? सी। अब देखिए, दामोदर नदी बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, तो जानते हैं कि दामोदर नदी क्या है। तो दामोदर नदी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, और वहाँ पर यह हुगली नदी में उसके बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। कितना? 592 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी में पहले एकाएक बाढ़ आ जाने के कारण बार बार बंगाल में इसे अभिशाप कहा जाता था। ठीक है, इस नदी पर काफ़ी क्या कहते हैं परियोजनाएं भी है, जिसमें से एक परियोजना है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। इस परियोजना से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और दामोदर की 2 सहायक नदियां भी हैं, जिसमें से एक का नाम है कुनर और एक का नाम है बराकर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रक्त का वाहन करने वाली धमनियां डैश से संपूरित होती हैं। रक्त का जो वाहन करती है धमनियां, उसमें क्या होता है? ठीक है, उसमें कौन सा गैस होता है रक्त के साथ? ठीक है, तो वह जो गैस है वह है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। आप लोगों को ये ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पहले से साइंस के बहुत बड़े जानकार बैठे हैं। तो जो ऑक्सीजन है यह क्या होता है? रक्त का वाहन धमनियों में इसके साथ होता है, क्योंकि रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने में घोल लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, रक्त, समझ गए? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 10th क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। तो हमारा आंसर क्या है? बी है। तो हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत पहले संविधान संशोधन के बारे में कि यह जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया था। ठीक है, इन सब अनुच्छेदों में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था पहले संविधान संशोधन के तहत, और 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से 2 नए अनुच्छेद जो थे वो थे 31 का क, ठीक, और 31 का ख। ठीक है, 2 नए अनुच्छेद थे। 31 के क में जो था इसमें जमींदारी के बारे में था। ठीक है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान करने के बारे में 31 के क में दिया गया था, तथा 31 के ख में जो है
9वीं सूची को शामिल किए गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसके बारे में दिया गया था। जो 9वीं सूची भी इसी संशोधन से शामिल किया गया था, उसको आप लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह 31 ख में शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन अगला कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है 1 गीगाबाइट बराबर कितना है 1 लाख किलोबाइट। ठीक है, कितना 1 लाख किलो। दूसरा ऑप्शन है कि 1 गीगाबाइट बराबर 10,000 किलोबाइट। ठीक, फिर तीसरा ऑप्शन है 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलोबाइट। फिर तीसरा है 1 गीगाबाइट बराबर 1 करोड़ किलोबाइट। ठीक है, तो जो हमारा आंसर सही है वह है सी आंसर। कौन सा? सी आंसर। ठीक है, 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलोबाइट। गीगाबाइट में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे, तो मैं बता दूं कि जीबी को गीगाबाइट बोला जाता है, और उसमें 1 जीबी में इतना किलोबाइट होता है। कितना? 10 लाख किलोबाइट। 10 लाख किलोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह के जो टोटल उपग्रह है उसकी संख्या है 2। कितनी? 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अब मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह जो है वो सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के बाद कौन सा कितना ग्रह है? चौथा ग्रह है। इसका जो लाल दिखने का कारण जो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो लाल रंग है उसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की तरह ही यह भी स्थलीय ग्रह है। ठीक है, 2 तरह के ग्रह होते हैं सौरमंडल में, स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह। ठीक है, तो यह किस प्रकार का है? स्थलीय ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा जो पर्वत है ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ये कुछ नहीं है, नया बात है। मैं बता दूं आप लोगों की कि जी ओलंपस मोन्स है। कौन सा? ओलंपस मोन्स। ठीक है, ओलंपस मोन्स यह कहाँ पे स्थित है? मंगल पे ही स्थित। यह सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा है पर्वत है। ठीक है, ओलंपस मोन्स। मंगल के, अब मैं उपग्रहों के बारे में बता दूं कि मंगल के जो 2 उपग्रह हैं उसमें एक का नाम है फोबोस। ठीक है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। ठीक है, डिमोस। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था, जिसने हमारे चंद्रमा का उपग्रह पहली बार परिक्रमा किया था, वह उपग्रह कौन सा था? तो वह उपग्रह था लूना 10। ठीक है, कौन सा था? लूना 10। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो लूना 10 था यह सोवियत संघ का एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मिशन था। ठीक है, जो कि 1966 में इसको भेजा गया था। ठीक है, चंद्रमा पे। इस ग्रह को लूनिक 10 के भी नाम से जाना जाता है। यह पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसने चंद्रमा का परिक्रमा किया था। ठीक है, इस मिशन को पूरा होने में लगभग 60 दिन लगा था। ठीक है, चलिए हम लोग 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा है कि साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है? तो साइप्रस की राजधानी जो उसका नाम है निकोसिया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, यह एक साइप्रस जो यह एक यूरेशियन द्वीप देश है। ठीक है, यूरेशियन, यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इसलिए इसे यूरेशियन द्वीप देश कहा जाता है, जो कि भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, मेडिटेरियन सी के किनारे स्थित है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ साइप्रस के बारे में कि यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह है ग्रीक और तुर्किश। ठीक है, यहाँ के निवासियों को साइप्रियोट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस है वह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। जनसंख्या में रैंक उसका 157 है। ठीक, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुनामी यानी कि हार्बर वेव का क्या कारण है? तो सुनामी यानी कि हार्बर वेव का मुख्य कारण जो है, वैसे तो
नीचे दिए गए में लगभग 2-3 ऑप्शन है, 3 में तीनों हो सकते हैं, चौथा नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो यह सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है समुद्र तल में आने वाला भूकंप। यह कारण क्या है? सबसे मुख्य है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर ए हो गया। चलिए अब हम लोग 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ठीक है, पहला है बीबी का मकबरा। तो इसके बारे में बताऊं कि इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, लास्ट के 17वीं शताब्दी में करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। किसने? औरंगजेब का जो पुत्र था आजम शाह, उसने अपनी मां की याद में बनवाया था, जिसका नाम था दिलरस बानो बेगम। यह बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, सॉरी, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो यह किसके लिए? एक मृत व्यक्ति के लिए बनाया गया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, ऐसा हम लोग को ढूंढना है जो मृत व्यक्ति का नहीं है। ठीक, सेकंड क्या है हमारा? ताजमहल। ताजमहल के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है। यह किसके लिए बनवाया गया था? शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, जो उनकी बेगम थी उनके लिए बनवाया था, और उनकी कब्र वहीं पे है। तो यह भी मृत व्यक्ति के लिए है। जो हमारा चार मीनार है, यह 1591 ईस्वी में भारत के हैदराबाद मतलब कि तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। ठीक है, यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह जो चार मीनार है, यह क्या है? मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, और उन्होंने इसलिए करवाया था क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे हैदराबाद में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। तो उसके खात्मा के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि वह एक मस्जिद बनवाएंगे, तो इसलिए उन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो ठीक है, तो यह किसी मृत व्यक्ति के लिए नहीं करवाया गया था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। और जो इतमाद उद दौला का मकबरा है, यह नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना के किनारे बनवाया था। ठीक है, यह उनके पिता गियास उद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे, उनकी याद में बनवाया था। ठीक है, इसने नूरजहां ने अपनी पिता के याद में बनवाया था। इसका निर्माण लगभग 1626 से 28 ईस्वी में किया गया था। इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी, चार मीनार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दो टीमों के नाम बताइए। तो पहला जो मैच खेला गया था क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, वह किसके बीच में खेला गया था? वह खेला गया था कनाडा और अमेरिका के बीच। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। किसके बीच खेला गया था? कनाडा और अमेरिका के बीच। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कुछ, कि जो यह मैच खेला गया था, यह 1844 ईस्वी में खेला गया था। कब? 1844 ईस्वी में। ठीक है, अब यह मैच 24 और 26 सितंबर को खेला गया था, और कहाँ पे खेला गया था? यह मैच खेला गया था न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में, न्यूयॉर्क में खेला गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क में सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे खेला गया था। इस मैच में आप लोगों को मैं बता दूं कि कनाडा की टीम जो है 23 रनों से अमेरिका को हरा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, तो कोणार्क मंदिर का निर्माता आप लोगों को बता दूं कि नरसिंह देव प्रथम को माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। कोणार्क मंदिर जो है वह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जगन्नाथपुरी मंदिर से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में स्थित है। इसे जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में 1984 में शामिल किया था। कब? 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। ठीक है, यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जो है कलिंग शैली में किया गया। किस शैली में? कलिंग। ठीक,
कलिंग शैली से किया गया है। अब नरसिंहदेव प्रथम जो थे वह किस वंश के शासक थे? तो वह पूर्वी गंग वंश के राजा थे। ठीक है, उनका शासनकाल लगभग 1238 से 64 तक रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19th क्वेश्चन, जो कि है साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो बी ऑर्थोपोडा एक कोशिकीय नहीं है, एनेलिडा भी एक कोशिकीय नहीं है, एकिनोडर्मा भी एक कोशिकीय नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये कार्ले की गुफा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। यह दरअसल महाराष्ट्र के लोनावला के निकट एक कार्ली नाम की जगह है। ठीक है, कार्ली नाम की जगह पे स्थित है। यह गुफा जो है चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है। इसके स्तंभों पर जो है बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई है। यह काफ़ी प्राचीन बौद्ध मंदिर है। ठीक है, और इसके स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख भी लिखा गया है। ठीक है, इस पे जो लेख लिखा गया है उसमें से एक अभिलेख के अनुसार कार्ले चैत्य का निर्माण जो है पुष्पदत्त ने करवाया। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो स्टार्ट करवाया किसने करवाया? पुष्पदत्त ने। ठीक है, लेकिन उसको पूरा करने का काम किसने किया? सातवाहनों ने। ठीक है, किसने? सातवाहनों ने करवाया। इसका निर्माण लगभग 80 ईसा पूर्व हुआ था। कब? लगभग 80 ईसा पूर्व तक हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 क्वेश्चन पे, जो कि है अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के परिरक्षित अवशेषों, चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब कि किसी भी जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव का जो अवशेष और चिन्ह का हम लोग अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा आंसर इज सी। ठीक है, कौन सा? सी, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं उसको। कौन सा विज्ञान कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, किसी भी जंतु, पौधों के चिन्हों और अवशेषों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म अध्ययन। मतलब आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन हमारा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ये आप लोगों को पता ही होगा कि थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। अब बता दूं मैं थोड़ा आप लोगों को कि जो गैलीलियो थे वह इटली के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1609 ईस्वी में दूरबीन का निर्माण कर लिया था। ठीक है, इन्होंने दूरबीन का निर्माण कब किया था? 1609 ईस्वी में। ठीक है, मतलब थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। लेकिन इसके 400 साल बाद लगभग कब? लगभग 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में जो है यह साल जो है 2009, इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष के रूप में मनाकर गैलीलियो जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, 2009 को किस रूप में मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष के रूप में। किसके लिए? गैलीलियो को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 डेकालीटर कितने लीटर के व 1 डेकालीटर कितने लीटर के समान होता है? ठीक है, तो 1 डेकालीटर जो है वह 10 लीटर के समान होता है। आप लोगों को पता होगा कि डेका मतलब 10 होता है, तो वही डेका का मतलब क्या हो गया? 10 लीटर। ठीक है, चलिए हमारा आंसर इसका क्या हो गया? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? किसी भी राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वह कौन होगा? वह होगा राज्यपाल। ठीक है, राज्य में जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा वो कौन हो जाएगा? राज्यपाल। तो हमारा आंसर क्या है? बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है?
तो चपटा और गोल होता है, ठीक है। किसकी तरह? लगभग नारंगी की तरह, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक। लगभग सही से बन नहीं पाया, तो लगभग चपटा, ऊपर से चपटा नीचे से भी चपटा, ठीक है, ऐसा होता है चपटा और गोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। 26 क्वेश्चन है हमारा कि वृक्ष में बी वर्ण का क्या अर्थ है। वृक्ष में जो है बी वर्ण का क्या अर्थ है? तो वृक्ष में जो बी वर्ण है उसका अर्थ है ब्राज़ील, ठीक है। क्या? ब्राज़ील। मैं आप लोगों को बता दूं कि वृक्ष में जो है बी का अर्थ ब्राज़ील है, आर का अर्थ रसिया है, आई का अर्थ इंडिया है, सी का अर्थ चाइना है और एस बाद में शामिल हुआ था, यह साउथ अफ्रीका है, ठीक है। समझ गए? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी, बी का मतलब ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 27 पे कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है वह किस राज्य से हुई है? तो यह हुई है आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ गए? यह जो कुचिपुड़ी है यह एक गांव है आंध्र प्रदेश में, उसके नाम पर रखा गया। कुचिपुड़ी गांव का ही नाम है, ठीक है। यह नृत्य जो है मेनली ब्राह्मण पुरुष लोग किया करते थे, ठीक है। परंपरा के अनुसार यह नृत्य किसका है? पुरुषों का है, ठीक है। लेकिन अब इसे महिलाएं भी करती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंध्र प्रदेश। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि तरंग की आवृत्ति वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्घ्य में डैश होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है। और जो तरंग का वेग होता है उसको v से लिखते हैं और f से हम लोग तरंग की आवृत्ति को लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू v/f, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार आप लोग देखिए कि जो f है यह क्या है? आवृत्ति है। तो अगर हम लोग आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लैम्डा का वैल्यू घटेगा कि नहीं घटेगा? अगर हम लोग किसी चीज़ v में भाग दे रहे हैं f से, तो जैसे जैसे नीचे का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू, हर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऊपर तो घटता जाएगा, ये टोटल वैल्यू तो घट जाएगा। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? बी, कमी होती है। क्या होती है? तरंग की आवृत्ति वृद्धि होने पर तरंग दैर्घ्य में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है। तो आप लोग बता दूं कि कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का जितना भार होता है उससे तुलना किया जाता है। मतलब कि कार्बन से तुलना किया जाता है किसी भी भार का, किसी भी तत्व के परमाणु भार का। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का हो गया है। वह है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है, ठीक है। किसे? क्योंकि मीथेन जो है यह मार्स पे पाया जाता है, इसीलिए इसे मार्स गैस के नाम पे जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार आज का हम लोगों का सेट ख़त्म हो चुका है, जो कि फर्स्ट सेट हम लोग जीके जीएस का डिस्कस कर चुके हैं। अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए हम लोग लगातार एनटीपीसी की वीडियो लाते रहेंगे। टोटल हम लोग 38 वीडियो लाने वाले हैं इस पे, जिसमें 38 अलग अलग सेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को। और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, आप लोगों को अगली वीडियो जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। टोटल हम लोग 38 वीडियो लाने वाले हैं। तो कृपया एक एक वीडियो को देखिए ताकि आपका जो आने वाला एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वह आप लोगों का अच्छा जा सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।